हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले जेई पर। इस लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशन इन प्लेन की चर्चा करने वाले हैं। यार लास्ट लेक्चर तक आप सभी लोगों को पता है बहुत बढ़िया तरीके से हम वन डायमेंशन में रिलेटिव मोशन के फंडे सीख चुके थे, है ना। काफी बच्चों ने अपनी जो यूट्यूब वाली क्लासेस हैं उनके नीचे कमेंट भी किया है, जो मैं क्वेश्चंस देके गए था उनके आंसर्स कमेंट किए और वो सही भी है। और बहुत अच्छी बात है कि आप रेगुलरली कंटिन्यूअसली इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। आपको फील भी आ रही होगी कि प्रॉपर जेई मेन और जेई एडवांस का मटेरियल आपको दिया जा रहा है, राइट। तो इसी तरह से कंटिन्यूअसली आप जेई मेन और एडवांस के कंटेंट को कंज्यूम करते रहिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और अगर इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में जरूर बताएं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर जो है उसे जरूर देख लेना, ठीक है। जो बच्चे डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लेना। अब कहानी शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ लिया भाई चैप्टर में? मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन सब खत्म। अब रिलेटिव मोशन आखिरी पार्ट पे हम इस चैप्टर के। और रिलेटिव मोशन के बाद में हम लोग लगभग एक लेक्चर में कंप्लीट जो अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं जेई मेन प्लस जेई एडवांस के। जेई मेन से बहुत सारे सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ सवाल इस पर्टिकुलर क्लास में होंगे जो जेई एडवांस लेवल के होंगे। और आगे आने वाली क्लास जो है उसमें भी हम जेई एडवांस के कुछ न्यूमेरिकल्स जो है उनको डिस्कस करेंगे, मेंस प्लस एडवांस, राइट। तो शुरुआत करते हैं बेटा कहानी की। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि रिलेटिव मोशन जो होती है एक डायमेंशन में, यानी कि एक लाइन के अलोंग, वो बहुत ही बेसिक सी चीज है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकते हो। कैसे रेस्ट पे लाना है? उसके सारे पैरामीटर्स किसको दे दो? दूसरे ऑब्जेक्ट को दे दो जिसके रिस्पेक्ट में आप उसे रेस्ट पे ला रहे हो। बस खत्म कहानी, ठीक है। एक को रेस्ट पे लाना है, उसके सारे के सारे पैरामीटर्स दूसरे को दे देने हैं और भैया मोशन ऑब्जर्व कर लेनी है कि भैया ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा होगा। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, और जो हम मैथ्स लगा रहे हैं क्या वो सही में सही है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। इस लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट उन्हीं फंडों को यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में सीखे हैं। भाई रिलेटिव मोशन इन प्लेन इज नॉट अ बिग डील। अगर आपको रिलेटिव मोशन समझ में आ गया है एक डायमेंशन में, तो दो डायमेंशन में यानी कि प्लेन में भी सेम ही चीज है। एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाना है और उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी होगी उसे ऑब्जर्व करना है। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं ना एक साथ, तो उनको ऑब्जर्व कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसको ऑब्जर्व कर पाना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं दो पे नजर रखनी पड़ेगी, एक कर रहा है तो एक पे नजर रखनी पड़ेगी। इट इज इजियर। सब साइंस है तो हमें इस चीज का, उसके लिए हमने थोड़ी सी मैथ्स यूज करी और थोड़े से फंडे यूज करे कि हाँ भाई एक ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे ला सकते हैं, उसके सारे के सारे पैरामीटर्स दूसरे को दे दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। अब मोशन इन प्लेन का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल जो है प्लेन में मूव कर रहा होगा, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल भी कहीं मूव कर रहा होगा, ठीक है। क्लियर है? कम से कम एक पार्टिकल प्लेन में मूव करे। हो सकता है दोनों प्लेन में मूव कर रहे हो, बट कम से कम एक पार्टिकल तो प्लेन में मूव करे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि अपने पास में प्रॉपर इस तरह के कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक। दिस इज लेट्स से एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज लेट्स से वाई डायरेक्शन। हम कह रहे हैं कि यार एक पार्टिकल है, ठीक है, और वो पार्टिकल कुछ इस तरह से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यहां पे है और उसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है लेट्स से v1, ठीक है। क्लियर है? दूसरा पार्टिकल है वो यहां पे है, वो ऊपर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से लेट्स से v2। अभी मैं एक्सेलरेशन इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि कांस्टेंट स्पीड से दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं। एक्सेलरेशन भी कर सकता हूं, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं उसमें, ठीक। बाकी सवालों में आप देख ही लोगे ये चीज। तो दो पार्टिकल है भाई, एक एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए एक वाई डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2, क्या कहा जाए मुझे? वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 1 की 2 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे v12, 1 की 2 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। और इसको हम लिख सकते हैं v1 माइनस v2। ऐसे डिफाइन किया था रिलेटिव वेलोसिटी को। अच्छा, मतलब ये एक्चुअल में क्या है? v1 और v2 के नेगेटिव वेक्टर का वेक्टर सम है। क्योंकि यार हम इन्हें वेक्टर से ही निकालते हैं, ये सारे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब वेक्टर्स हैं। एक्चुअल में आपको इस लेक्चर में ना ये फील आ जाएगी कि ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना,
ये सारा का सारा काम वेक्टर का, इसीलिए वेक्टर पहले पढ़ाया था। सब वेक्टर है, वेक्टर का ही तो एडिशन कर रहा हूं मैं, कुछ और थोड़ी कर रहा हूं भाई इसमें। हाँ बात तो सही है सर। तो मैंने एक छोटा सा काम किया, क्या काम किया, यहां मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। डायरेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है वो मैं अपन यहां पे डायग्राम में देख लेंगे, ठीक है। और ये अप्रोच हमको लगानी आगे सवालों में। क्यों लगानी सवालों में? क्योंकि आसान रहेगा, ठीक। ये तो मैथ्स का काम हो जाएगा। तो हम कहेंगे यार v1 वेक्टर ड्रॉ करो, जी सर कर दिया, ये लो। अब v2 वेक्टर ड्रॉ करो, उसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करो और इन दोनों का वेक्टर सम निकालना है। तो पहले v1 वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। अब उसकी टेल पे v2 का नेगेटिव वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया। दिस इज v2 का नेगेटिव वेक्टर, ये v1 है, ये v2 है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां आ जाएगा बेटा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और निकलेगा कैसे? अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, एक x में एक y में, है ना। तो इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, मतलब पहले पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, क्या बेटा, पहले पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो होगी अंडर रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? v1 से यहां अल्फा डिग्री नीचे की तरफ, ये मैं निकाल लूंगा, tan अल्फा लिखूंगा v2 अपॉन v1, ठीक, tan अल्फा लिखूंगा, v2 अपॉन v1 आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में v1 की वेलोसिटी है v2 के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर v2 को रेस्ट पे मान लिया जाए, रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, v2 को रेस्ट पे मान लिया जाए, तो v1 जो है उसकी स्पीड इतनी आती है, कितनी? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अगर v2 को रेस्ट पे मान लिया जाए तो v1 की जो स्पीड है वो आएगी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का अंडर रूट, किसके लिए? v2 के लिए। मतलब समझ में आया भाई? वही सेम काम है जो हम कर रहे थे। ये तो मैंने अभी आपको मैथ सिखाई है, फिजिक्स तो अभी लगाएंगे हम लोग, है ना। ये तो मैथमेटिकली हो गया ना, वेक्टर फॉर्म में। तो क्या मतलब है बेटा v1 का या पहले पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालने का, कि अगर दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे है ना, तो दूसरे पार्टिकल को पहला पार्टिकल इस स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, वो भी इस डायरेक्शन में। तो ऐसे एक तरीका हो गया रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का प्लेन में। दूसरा तरीका क्या है भाई? किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? दो के रिस्पेक्ट में, उसको ले आओ रेस्ट पे। क्या कर लो? रेस्ट पे ले आओ। अरे किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? 2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। किसकी वेलोसिटी? 1 की। तो उसको ले आओ रेस्ट पे। लिया रेस्ट पे, चलो भाई बहुत बढ़िया है। अब रेस्ट पे लाए हैं तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरामीटर v1 को दे देंगे। भाई जिसको रेस्ट पे लाते हैं उसके सारे पैरामीटर्स दूसरे वाले को दे देते हैं। ठीक है भैया, ये दे दिए सारे पैरामीटर्स ऑपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन, इसकी ऊपर थी इसको नीचे दे दी, तो होगी v2, ठीक है। तो अब देखो ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है। और जो अपना पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, जो अपना पार्टिकल है उसकी नेट वेलोसिटी, भाई v1 है x डायरेक्शन में, v2 है y डायरेक्शन में, तो इसकी नेट वेलोसिटी कहीं यहां आ जाएगी। अरे ये वेक्टर है ना, तो नेट वेलोसिटी वेक्टर से निकलेगी। वेलोसिटी बोल रहा हूं भाई, तो नेट वेलोसिटी वेक्टर से ही निकलेगी, यहां आ जाएगी। अब दो वेक्टर 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। बस खत्म कहानी, सेम चीज है। बट हाँ ये तरीका बहुत ज्यादा इजी है कि एक को रेस्ट पे, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, तो एक को रेस्ट पे ले आओ, और रेस्ट पे लाने के बाद भैया सारे पैरामीटर्स इसके दूसरे वाले को दे दो। अब ये रेस्ट पे है, सिर्फ ये चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मूवमेंट कर रहा है। अब इसी के रिस्पेक्ट में इसी के रिलेटिव सवाल बनते हैं, इसी पे बेस्ड सवाल बनते हैं, और बहुत बड़े बड़े सवालों को यूं तहस नहस किया जा सकता है इस पर्टिकुलर थ्योरी के साथ में। हम देखेंगे, हम जेई मेन के सवाल देखेंगे, हम जेई एडवांस के सवाल देखेंगे, सारे सवाल बहुत प्यार से हो रहे होंगे। और ये यही सीखना है हमें कि कितने प्यार से हम सवाल को कर सकते हैं विदाउट टेकिंग टू मच टाइम और विदाउट बीइंग नॉट सो एक्यूरेट, ठीक है। विदाउट बीइंग, बोल दिया मैंने इस चीज को कि आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है एंड बहुत ज्यादा गलत नहीं होना है, और सवाल सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे होंगे। सबसे पहले कुछ छोटे छोटे सवाल है, उन्हीं से चर्चा स्टार्ट करूंगा मैं आप सभी लोगों के सामने। पहला सवाल आपके बिल्कुल सामने दिख रहा है आप सभी लोगों को बोर्ड के ऊपर, और इस सवाल को बेटा आप लोग सभी एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। कार ए हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट। मतलब मान लीजिए कि कोई कार है ए, उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट। मतलब एक कार है ए, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है ईस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो पता ही होगा सभी लोगों को,
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और कार बी है, उसका है नॉर्थ में, तो कार बी है, कोई कार बी है, इसका एक्सेलरेशन है नॉर्थ में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए। क्या निकालना हमें? एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो अगेन, या तो मैथ्स के थ्रू जाओ, वही ए वेक्टर ऑफ बी माइनस ए वेक्टर ऑफ ए, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर, राइट। फिर उसको दोनों को मैथमेटिकली बी वेक्टर में नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का एडिशन करो, वहां से आपके पास में नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट क्यों करना है सब? किसके रिस्पेक्ट में किसका एक्सेलरेशन निकालना है, पहले ये चेक कर लो भाई। ए के रिस्पेक्ट में निकालना, तो ए को रेस्ट पे ले आओ, ए को रेस्ट पे ले आओ, तो ले आए रेस्ट पे। क्या बड़ी बात है यार, इसमें रेस्ट पे ले आए। इसको जैसे ही रेस्ट पे रखा हमने, इसके सारे पैरामीटर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में बी को दे दो, तो इसका एक्सेलरेशन है राइट में 2, तो इधर दे दो इसको लेफ्ट में 2। अब देखो भाई, जो अपना बी पार्टिकल है या बी कार है, उस कार की स्पीड आप लोगों को दिखाई दे रही, सॉरी एक्सेलरेशन आपको दिखाई दे रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है नॉर्थ में, और वेस्ट की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई? दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आ गया भैया ए के रिस्पेक्ट में बी का एक्सेलरेशन। डायरेक्शन क्या होगी? यहां से निकाल दो, ये अल्फा, tan अल्फा कितना हो जाएगा? 4/2, यानी कि tan इनवर्स 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, लिख देता हूं भाई। tan अल्फा बराबर हो जाएगा अपने पास में ये वाली हाइट अपॉन ये वाली बेस, तो 4/2 यानी कि 2। अल्फा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स ऑफ 2। कितनी हो गई? tan इनवर्स ऑफ 2। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, या मैं ऐसा बोल दूं कि जो बी का एक्सेलरेशन है ए के रिस्पेक्ट में, उसकी वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। साथ में जो बी का एक्सेलरेशन है ए के रिस्पेक्ट में, उसकी डायरेक्शन बी वेक्टर, सॉरी ये कौन सा है? ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कहां है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से अल्फा एंगल पे। ऐसा बोल सकते हो, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जो अपना बी है ए के रिस्पेक्ट में, उसका नेट एक्सेलरेशन तो इतना है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कहां है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से अल्फा एंगल पे। यानी कि अगर ए को रेस्ट में मान ले तो ए को ये ऐसे एक्सेलरेट करता, मतलब इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ये बताया गया बस, और कुछ नहीं। ठीक, क्लियर सभी लोगों को? बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें जो हम कर रहे हैं। अभी कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं जो हम इसी लेक्चर में करेंगे। उसके बाद रिवर बोट प्रॉब्लम, बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम होती है, वो जरूर करेंगे हम लोग। कई बार जेई मेन में आ चुका है ये सवाल, और एक्सपेक्टेड रहते हैं ऐसे सवाल जेई मेन में। एक्चुअल में बहुत बढ़िया सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे ना तो फील आ जाएगी कितना बढ़िया सवाल। देखना अभी, 2 ships A and B are 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ। 2 शिप है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। ये किसी लाइन पे है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। मतलब ये मान लो कोई लाइन है साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है, और ये मान लो अपनी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। क्लियर? कोऑर्डिनेट सिस्टम तो चाहिए ना। अब इसमें क्या है? 2 शिप है इस लाइन पे, और इस लाइन पे बोला गया शिप ए फार्दर नॉर्थ, शिप ए नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, और ये कहां जा रहा है? ये वेस्ट में जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब इसकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड शिप बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर। शिप भी मैंने मान लिया इधर है, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसकी भी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बोला गया कि व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट, ठीक है। अब देखो यार, इसमें हमें पूछा गया कि इन दोनों शिप की क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब कि कितना दूरी होगी दोनों शिप के बीच की क्लोजेस्ट, मतलब कि सबसे पास ये कब होंगे एक दूसरे के, ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखो दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये ऊपर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस मुझे निकालनी है, दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस मुझे निकालनी है। गिवन मुझे ये डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर। दिस इज गिवन टू मी 10 किलोमीटर। इनिशियली दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और मुझे ये बताना है कि इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा अगर मैं दोनों को एक साथ ऑब्जर्व करूंगा कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। मेरे पास कोई फंडा भी नहीं है, ऐसा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सवाल, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं। बेटर तरीका क्या है? सर किसी एक को रोक दो किसी एक को रोक दो और दूसरे को चलाओ।
अगर एक रुक गया तो दूसरा कहां से गुजर रहा ये मुझे पता चल जाएगा, और फिर मैं क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस निकाल सकता हूं परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है भाई। किसी एक को रोक दो, किसी एक को रोकने से होगा क्या कि एक ही पार्टिकल मूव करेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो एग्जैक्टली कहां जा रहा है। तो हमने अप्रोच लगाई, मेरे हिसाब से आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसको रोक दो इसको, पक्का, चलो रोक देते हैं इसको। ये ए है ना, ए तो यहां है, ये बी है, अच्छा ये बी है, तो बी को रोक देते हैं। चलो ए बी लिख देता हूं, दिस इज ए एंड दिस इज आर बी। तो बी को रेस्ट पे ले आता हूं यार, मैं बी को क्या कर रहा हूं, मैं रेस्ट पे ले आता हूं। तो बी को ले आया मैं रेस्ट पे। अब अगर मैं बी को रेस्ट पे ला रहा हूं तो बी के पैरामीटर मुझे ए को देने पड़ेंगे। अब बी की जो वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर है ऊपर की तरफ, तो ये कहां देनी पड़ेगी, नीचे की तरफ देनी पड़ेगी। ए को दे दो भैया, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, ये दे दी कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो भाई, अब अपने लिए अपन ऑब्जर्वर है, ठीक है, मान लीजिए अपने लिए बी तो रुका हुआ है, अब अपन को थोड़ा ऑब्जर्व करना और देखना है चीजों को। अपने लिए बी क्या है, रेस्ट पे आ गया, चल कौन रहा है, सिर्फ ए के पास दो वेलोसिटी है, 20 किलोमीटर पर आवर इधर की तरफ और 20 किलोमीटर पर आवर नीचे की तरफ। तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अपने लिए, हम कहेंगे कि सर इसकी नेट वेलोसिटी आएगी इधर की तरफ, कितनी आ जाएगी, √20 का स्क्वायर प्लस √20 का स्क्वायर। 90 डिग्री पे दो वेलोसिटीज है, सॉल्व करोगे आ जाएगा 20√2। कितना आ जाएगा, 20√2। ठीक है, अरे इसको जैसे रेस्ट पे लाए हम, तो इसके पैरामीटर्स जो है ऊपर दे दी, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो इसकी वेलोसिटी इस ए को मिल गई नीचे की तरफ। जैसे ही हमने इसकी वेलोसिटी ए को दी नीचे की तरफ, तो भैया इसके पास दो वेलोसिटीज हो गई, एक इधर एक इधर, तो रिजल्टेंट का बीच में आएगा। अब दोनों 90 डिग्री पे ऐड करें तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट किया, तो यह आ गया 20√2। ठीक है, अब मुझे क्या पता कि इधर ही आएगा 20√2, ये इधर भी तो आ सकता था, ये इधर भी तो आ सकता था, ये इधर भी तो आ सकता था, ये इधर भी तो आ सकता था। इतना है कि 20 और 20 के बीच में कहीं आएगा ये बात फैक्ट है। अरे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच में लाई करता है ना, ठीक है। अब सबसे पहली काम मेरे को ये पता करने के लिए, क्या ये जो वेक्टर है या क्या जो ये ए की वेलोसिटी है वो इसी लाइन के अलोंग होगी, ऐसा प्रूव करने के लिए मुझे सबसे पहले एंगल निकालना पड़ेगा। तो मैंने माना कि यार जो ये एंगल है ना ए, लेट्स से ये वाला एंगल, इसको मैंने अल्फा मान लिया। अब इस अल्फा को अगर मैं निकालना चाहता हूं तो tan अल्फा लिखूंगा मैं, ये वाला वेक्टर इसकी लंबाई 20 है ना, अरे ये परपेंडिकुलर ये बेस है, डिवाइडेड बाय ये वाला वेक्टर इसकी भी लंबाई 20। स्पीड है भाई 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी 20 है, ये भी 20 है ना, नीचे वाला भी 20 ये भी 20, तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री। अरे कितने डिग्री पे 1 होता है भाई, 45 डिग्री। तो मेरे को ये भी पता चल गया एग्जैक्टली कि कितनी स्पीड से ए चल रहा है मेरे लिए अब, और वो एक्चुअल में कितने एंगल पे मूव कर रहा है। तो वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो मेरे को भैया पता चल गया कि वर्टिकल के साथ ये 45 डिग्री पे मूव कर रहा है, तो इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है ए। अगर मैं बी को रुका हुआ मान रहा हूं तो ए इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, मतलब बी के लिए एक्चुअल में ए की मोशन ये है। अगर बी रुक के देखेगा ना तो बी के लिए एक्चुअल में तो बी चल रहा है, बट बी को अगर हम रोक दें या बी पे बैठ के हम ऑब्जर्व करें तो ए की मोशन ऐसी होगी, ऐसी। कैसी होगी भैया, ऐसी होगी, ऐसी। ठीक है, चलो अब आगे कहानी मुझे निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है यार, निकाल देते, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बस आप ध्यान से सुनते चलना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी और कैसे हम इसे निकाल रहे हैं, है ना। बहुत काम आएगी ये चीज आप लोगों के, है ना। और ये बहुत बार ये सवाल जेईई मेन में पूछा जा चुका है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेईई की बेटा, उन सभी लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरियस होकर जो तैयारी कर रहे हैं, सीरियस होकर जो पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक, कैसे इंपॉर्टेंट है अभी पता चल जाएगा। ये है मोशन, लाइन ऑफ मोशन ए की, मतलब बी के लिए ए ऐसे जा रहा है। अब बी यहां पे बैठा हुआ है, हमने रेस्ट पे लिया है बी को, बी यहां पे बैठ के देख रहा है कि ऐसे जा रहा है ए। अब बी के लिए ए सबसे क्लोज कब होगा, अरे दो पॉइंट के बीच की, या एक पॉइंट है, एक लाइन खींच दी हमने उसके साइड में। अब मैं कहूं कि इस पॉइंट से इस लाइन की मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, तो पॉइंट से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं लाइन पे। तो हमें क्या करना है, अगेन यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल देना है। ठीक है, तो हमने यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया ए, ये डिस्टेंस ही मिनिमम होगी बेटा ये। ठीक है, तो इस पॉइंट को ए नाम दे रखा है, इसको बी नाम दे रखा है, इसको सी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो बीसी जो है ना, जब मैंने परपेंडिकुलर डाला है, ये बीसी, ये है बेटा मिनिमम डिस्टेंस ए और बी के बीच की। क्या है भैया, मिनिमम डिस्टेंस है ए और बी के बीच की। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं। अरे बी को रोकने से फायदा क्या हुआ, बी को रोका ना तो ए का पाथ डिफाइन हो गया कि ए इस लाइन के अलोंग जा रहा है बी के लिए।
बी के लिए ए इस लाइन का लॉन्ग जा रहा, वो पाथ डिसाइड हो गया, और जैसे ही वो पाथ डिसाइड हुआ मेरे को पता चल गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, चलिए, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इसको निकालने में क्या है भाई, इसको तो आराम से निकाल जा सकता है। ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा ट्राइंगल एबीसी में। अब मुझे पता है ये 10 किलोमीटर है, तो ये निकालनी है मुझे बीसी, तो मैं साइन अल्फा लिखता हूं ट्राइंगल एबीसी में। क्या लिखता हूं, साइन अल्फा। साइन अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो ये परपेंडिकुलर है, टेन अल्फा के सामने वाली साइड, ये बेस है, और ये वाली जो लेंथ है ये बेटा हाइपोटेनस हो जाएगी। लेंथ कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर, तो हमने लिखा परपेंडिकुलर बीसी अपॉन 10 किलोमीटर। ठीक है, हाइपोटेनस भाई ए बी। ठीक, तो बीसी की वैल्यू आ गई, जो डिस्टेंस है 10 इंटू साइन 45, अल्फा की वैल्यू 45 है ना बेटा, तो 1/√2 आ गया, तो 10 इंटू 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5√2 किलोमीटर। देखो कितनी आसानी से आया। वंस यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस अ लॉट, ये सारे आप विद इन 10 सेकेंड कर सकते हो एक बार, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई तो। अब हमें पूछा गया है कि ये जो मिनिमम दूरी है, ठीक है, ये तो पता चल गई हमको ये भी पूछा गया है कि एक्चुअल में इस दूरी पे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, मतलब दोनों मूव कर रहे हैं तो कितने टाइम में दोनों एक दूसरे से इस दूरी पे होंगे। अब हमारे लिए तो दोनों मूव ही नहीं कर रहे, हमारे लिए तो हमको सिंपल सी बात क्या पता, हमको तो ये पता भैया मिनिमम दूरी इतनी। अब सुनना ध्यान से, इस दूरी पे पहुंचने में टाइम कितना लगा, मतलब कि इस दूरी पे पहुंचने के लिए जो अपना पार्टिकल है ना ए, क्योंकि चल तो ए रहा है, उसको इतनी दूरी चलनी पड़ी, और कितनी स्पीड से चल रहा है, 20√2 से चल रहा है, तो टाइम कितना लग जाएगा बेटा, टाइम लग जाएगा दिस डिस्टेंस। ये वाले डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, कॉस अल्फा लिखते हैं, AC अपॉन ये वाली दूरी कितनी है, अरे ये वाली दूरी कितनी है, AC है, ये वाली दूरी कितनी है, 10 है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 cos 45, और ये दूरी भी बेटा सिंपली कितनी हो जाएगी, ये दूरी भी सिंपली 5√2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने लिखा टाइम लग रहा है ए ने, मतलब अगर ए को बी से मिनिमम दूरी पे पहुंचना है तो ए को इस पॉइंट पे आना पड़ेगा मिनिमम दूरी के लिए, तो ए आ रहा है इस पॉइंट पे, उसके लिए ए को इतनी दूरी चलनी पड़ेगी, वो दूरी है 5√2। ठीक है, और कितनी स्पीड से चली ए ने ये दूरी, भाई इस लाइन के लॉन्ग कितनी स्पीड है ए की, 20√2 बी के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं है। अरे बी तो अब वेस्ट पे आ गया, अब ए ही बचा, बस ए इस लाइन का लॉन्ग चल रहा है, इतनी स्पीड से चल रहा है, तो इस लाइन का लॉन्ग इतनी दूरी कितनी स्पीड से चली, इतनी स्पीड से चली, 1/4 आर आ गया। 1/4 आर का मतलब क्या होता है भैया, 15 मिनट। कितना होता है भैया, 15 मिनट। ठीक है, चलो नोट करो, मुझे पता तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो पता लग गया तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। आएगा, पक्की बात है, चलो आ गया होगा, और नहीं आया तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट हैपन्स टू द बेस्ट ऑफ अस। रिवर बोट प्रॉब्लम, भाई नदी पार करते हुए देखा है किसी को, कभी स्विमिंग वगैरह की है, बहुत डेंजरस होती है नदी वगैरह में करना, पूल में करना अलग बात है, वहां स्टिल रहता पानी, नदी में बहता हुआ पानी रहता है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, रिवर बोट और रिवर मैन एक ही बात है, कि आदमी पार कर रहा है रिवर को या बोट पार कर रही है, एक ही बात है। ठीक है, सवाल बनाना है, सवाल में वो बोट लिखेगा तो बोट समझ के पार कर लेंगे, आदमी लिखेगा तो आदमी समझ के पार कर लेंगे। हमें सवाल करना है, 4 नंबर लेने जेईई के पेपर में, और अपने सिलेक्शन की तरफ एक कदम और बढ़ा देना है। ठीक है, मान लीजिए नदी है, ऐसे बह रही है, अब यार बोर्ड ऐसे नहीं तो मैं ऐसे बहती हुई दिखा देता है, ऐसे तो अब ऐसे ही दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, चौड़ाई मान लेते हैं इसकी, विड्थ W कितनी मान लेते हैं, W मान लेते हैं, आप बोलो D मान ले भाई, मर्जी है आपकी, W बोलो W मान ले, D मानो D मान ले, बट W मान ले दो, D को अभी मैं कुछ और मानूंगा नहीं यहीं पे। इसकी जो रिवर की वेलोसिटी है, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं VR। क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर को कह रहे हैं हम VR। चलो उधर लिख देता हूं सारी चीजें। भाई रिवर बह रही होगी कुछ स्पीड से, रिवर यहां बह रही है, राइट में बह रही है, मैंने मान लिया, तो VR बोल दिया उसको, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब ये सारी चीजें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रही हैं, किसके रिस्पेक्ट में चल रही है बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रही है। ठीक है, इसको हमने कह दिया VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक, अब सुनना, सोच के देख,
मैं यहां पे छोटी सी एक नाव खड़ी कर देता हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, नदी इधर बह रही है, मैं नाव को चला नहीं रहा हूं, तो क्या नाव इधर ही बह जाएगी? अरे बारिश के दिनों में कागज की नाव बनाई होगी, कागज की नाव में कौन सा इंजन लगा होता है, तो जिधर पानी बह रहा होता है नाव भी उधर ही मूव कर जाती है, होता है ना, देखिए तो बात मानता है, तो जिधर पानी बहता है अपनी नाव भी उधर चली जाती है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जिधर पानी जा रहा है अपनी नाव भी उधर ही जा रही है, ठीक है, ठीक। अच्छा सुनना ध्यान से, अगर मैं इस नाव को, अब रिवर जो है इधर मूव कर रही है, ठीक है, ये रिवर इधर मूव कर रही है, पता है ना, रिवर इधर जा रही है, ठीक है, अगर मैं इस नाव को, ध्यान से सुनना, ऊपर की तरफ मूव कराने की कोशिश करूंगा, तो ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को ये नाव कैसे जाती हुई दिखाई देगी? सोच 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 सोच, सोचने का ही काम है भाई, अब सोचने का ही काम है। ग्राउंड पे खड़े हुए इंसान को ये नाव कैसे जाती हुई दिखाई देगी? भाई पानी में तो मैंने सोच लिया, पानी तो इधर बह रहा है, मैंने सोच लिया मेरे को सीधी चलानी है नाव, तो मेरे हाथ में कुछ मान लो कि बोट का स्टीयरिंग आ गया, मैंने कहा सीधी चलाऊंगा, सीधी बिल्कुल एकदम, और स्पीड देने लग गया मैं नाव को, तो नाव मेरे लिए तो सीधी चल रही है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। बाहर खड़े हुए आदमी को ये नाव ऐसे जाती हुई दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि भैया नाव पानी में तो सीधी चल रही है, पानी उसे इधर भी तो धकेल रहा है, तो नाव चलाने वाले को तो ऐसा लग रहा है कि नाव सीधी जा रही है, लेकिन पानी भी तो इधर धकेल रहा है उस नाव को, तो एक्चुअल में वो नाव ऐसे चल रही होगी, थोड़ी सी आगे बढ़ेगी खुद की स्पीड से और थोड़ी सी साइड में खिसकेगी रिवर की स्पीड से, और नाव की एक्चुअल वेलोसिटी ये होगी, दिस विल बी द एक्चुअल वेलोसिटी। यकीन नहीं आता तो मैं मैथ से समझा देता हूं, मैथ्स वैसे समझ नहीं आएगी तुम लोगों को, चलो ठीक है, ये है वेलोसिटी। अच्छा वेक्टर है ना यार, तो देख यार बुरा मत मानना, वेक्टर वेक्टर पे अपने आप निशान लगा दिया करो, है ना। ये VBR है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या बेटा है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में, मतलब चलती हुई नदी में, या नदी के लिए, या नदी में जिस स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा हूं वो है VBR, नदी में जिस स्पीड से चल रही है। अब ग्राउंड के लिए तो वो स्पीड अलग होगी, कैसे देख ले ध्यान से भाई, VBR को मैं लिख सकता हूं VB माइनस VR, इसका मतलब क्या है ये भी समझ लो, अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व हो रही है, VBR का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब यहां कुछ नहीं लिखा हो तो समझ लेना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। वेलोसिटी ऑफ रिवर का क्या मतलब है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है? ग्राउंड में खड़ा होकर देखूंगा तो नाव कितनी तेजी से, रिवर कितनी तेजी से जा रही है, वो है VR, और ग्राउंड पे खड़ा होकर देखूंगा तो नाव कितनी तेजी से जा रही है, वो है VB, और नदी में बैठ के देखूंगा तो नाव कितनी स्पीड से चल रही है, वो है VBR। अबे नदी में, अब नदी सुनना ध्यान से, नदी में नाव ऐसे जा रही है, नदी के रिस्पेक्ट में नाव मान लो ऐसे जा रही है, मैं नदी में कूद गया तो जो नाव है जिसको सीधी चला रहा है नाविक बिल्कुल एकदम, नदी उसको इधर पुश करती चल रही है और नदी मेरे को भी पुश करती चल रही है, तो हम दोनों सेम स्पीड से इधर जा रहे होंगे, तो मेरे लिए तो ये नाव सीधी सीधी जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन ग्राउंड वाले को ऐसे टेढ़ी जाती हुई दिखाई देगी। फील आ रही है? थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए बेटा, इसकी फील बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक। तो VB माइनस VR हो गया। अगर मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है, बोट की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो ये हो जाएगी VBR प्लस VR। क्या हो जाएगी? VBR प्लस VR, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगी बोट की, वो होगी वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ है, बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर है, तो रिजल्टेंट तो भैया बीच में ही आएगा ना, तो ग्राउंड पे खड़े हुए कोई नाव इधर चलती हुई दिखाई देगी, किधर? इधर चलती हुई दिखाई देगी। तो बेसिक क्या है? बेसिक ही है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, उसको हम VBR मानेंगे। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऐसा लिखा आएगा कहीं कहीं पे, उसको भी VBR मानेंगे, है ना। बोट स्पीड लिखा आएगा, उसको भी VBR मानेंगे। इंजन स्पीड लिखा आएगा, उसको भी VBR मानेंगे। इन सब चीजों को VBR ही मानेंगे,
ठीक है। वीबीआर का मतलब क्या है कि नदी में आप कहां चलाना चाह रहे हो। वीबीआर का मतलब क्या है, नदी में आप नाव को कहां चलाना चाह रहे हो। अब नदी तो अपनी मर्जी से चल रही है, उसको तो आप चला नहीं सकते। नदी में सिर्फ नाव को अपनी मर्जी से चला सकते हो, बोट को अपनी मर्जी से चला सकते हो। तो नदी में बोट को कहां चलाना चाह रहे हो, दैट इज वीबीआर। और वीबी क्या है, ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को एक्चुअल में बोट कैसे जाती हुई दिखेगी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को बोट कैसे जाती हुई दिखेगी, दैट इज वीबी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, यहां तक की बात समझ में। अच्छा, अब हमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं वो निकालनी है कि इस डब्ल्यू चौड़ाई की नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, है ना, मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, डायरेक्ट यहां से यहां तक पहुंच जाए उसके लिए कैसे चलना चाहिए, कम टाइम में दूसरे एंड पे पहुंच जाए उसके लिए कैसे चलना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में कितना मूव करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स वापस से हम लिखने वाले हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम में हमें करना क्या, हमें कुछ नहीं करना, हमें सवाल करने, और सवाल हमसे हो भी जाएंगे, कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कि नदी में मैं कैसे नाव चलाना चाह रहा हूं। अरे बहती हुई नदी में मैं कैसे नाव चलाना चाह रहा हूं, दैट इज वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वीबी क्या है, वीबी ग्राउंड पे खड़े आदमी को एक्चुअल में नाव कैसे जाती हुई दिखाई देगी। अरे नदी में तो मैं सीधी चला रहा हूं, बट नदी भी तो मुझे इधर इधर धकेल रही है, तो मैं कहीं बीच में जा रहा हूं। सिंपल सी बात है, आजा चला जा, फटाफट आजा। हाँ 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 ना 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 ना, ये डब्ल्यू चौड़ाई की एक नदी है। इस नदी में एक नाव आ गई है, यहां नाव आ गई है। ये जो नदी है ये कुछ इधर की तरफ बह रही है। लेट्स से स्पीड ऑफ रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में है वीआर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ग्राउंड पे देखूंगा बैठ के तो देखेगी मुझे नदी इधर जाती हुई इस स्पीड से। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये नाव जो है इसको हमने चलाया, मान लो वर्टिकल के साथ किसी एंगल पे मूव करा दिया, इधर मूव करा दिया, वर्टिकल के साथ मान लो थीटा एंगल पे। कहां मूव कराया, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे। चलती हुई नदी में मैं नाव को इधर चला रहा हूं, मैं नाव को नदी में जिस स्पीड से चला रहा हूं दैट इज वीबीआर। ये हमने बताया आपको अभी। मैं नदी में जिस स्पीड से नाव को चला रहा हूं, नदी में जिस स्पीड से नाव चल रही है, दैट इज वीबीआर, दैट इज वीबीआर। ठीक है, ये वीबीआर हो गई। ठीक, अच्छा, अब एक्चुअल में ग्राउंड पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए ये नाव कैसे चलेगी भाई, सुन के देखना, इसका और इसका रिजल्टेंट। अरे भाई, नाव के पास इस टाइम में दो वेलोसिटी है। कैसे दो वेलोसिटी है, खुद तो नाव पानी में इधर जा रही है लेकिन पानी इसको इधर धकेल रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा नाव की स्पीड ग्राउंड पे खड़े हुए के लिए। अरे वीबी, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का वेक्टर सम है क्या, नहीं मानते हो ना ये बात, तो हाँ अच्छे बच्चे हो। तो मान लीजिए ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी के लिए बोट कुछ ऐसे जाती हुई दिखाई देती है इस डायरेक्शन में, और फाइनली बोट इस पॉइंट पे पहुंच जाती है। लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट सी। खत्म कहानी। तो ये आ गया बेटा वेक्टर वीबी। क्या आ गया ये वीबी। कैसे वीबी है भाई, इस बोट के पास दो स्पीड है। मैं इसको थोड़ा पीछे लिख देता हूं ताकि आप वेक्टर से थोड़ा सा इसे रिलेट कर पाए, है ना, बाकी इतना डिफिकल्ट है नहीं है। ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, कि रिवर इधर धकेल रही है नाव को, और जो बहती हुई नदी है उसमें नाव को मैं इधर दौड़ा रहा हूं, मेरे लिए सिग्नल आ रहा है कि इधर जाना है मुझे, तो मैं इधर दौड़ा रहा हूं, इधर दौड़ा रहा हूं, इधर। ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को ये इधर जाती हुई दिखाई दी। क्यों दिखाई देगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है तुम्हें। मैथ्स भी इसी को सपोर्ट कर रही है, मैं भी इसी को सपोर्ट कर रहा हूं, कॉमन सेंस भी इसी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुई थी कि नहीं हुई थी, ठीक हुई थी ना, इस पॉइंट से स्टार्ट। वर्टिकल लाइन में उस पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट है उसकी दूरी को कहते हैं एक्स, और इस एक्स को कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट, कि ड्रिफ्ट कितना आया। ठीक है सर, क्या क्या नाम सुना रहे हो, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो कैसे पार पड़ेगी जेई।
प्राण निकाल दिया जाएगी तैयारी ना, रे कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है ये सब चीजें ना। स्टार्टिंग में इनिशियली बहुत डिफिकल्ट लगती है, मेरे को भी लगती थी यार 11वीं में जब मैं था, तब मुझे बहुत लगती थी, मैं तो छोड़ भी दिया था ये। बट हाँ 3-4 बार जब एग्जाम वगैरह हुए तो मैं प्रैक्टिस करने लग गया इसकी, और प्रैक्टिस करने लगा तो मेरे को आ गया तो फिर मेरे को पता चल गया ये तो बहुत आसान है। फिर इसके सवाल 30-30 सेकंड में होने लगे, फिर 20-20 सेकंड में होने लगे। मैंने कहा अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है ना। तो दिस हैपेंस। समझोगे, दिल लगा के पढ़ाई करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, खैर हमें निकालना है कि क्या निकालना है, हमें निकालना है कि यहां से और यहां पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा। अब हमें पता है ये एक प्लेन में मोशन है, ऐसे जा रही है नाव, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं मैं, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कैसे जा रही है नाव, ऐसे जा रही है नाव, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही ऑब्जर्व करना है हमें। ठीक है ना। अच्छा तो बेटा ध्यान से सुन लेना, अब जो अपनी बोट है उसके पास ऐसे ऐसे वेलोसिटी है, मैं इसको, ये प्लेन में मूव कर रही है ऐसे, मैं इसको एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ने वाला हूं। दिस इज वी आर एंड वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल पे दिस इज वी बी आर, ये थीटा एंगल है। ठीक है, इस वी बी आर के 2 कंपोनेंट मैंने किए, और 2 कंपोनेंट करते के साथ ही मुझे पता चला कि ये वाला कंपोनेंट है वी बी आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट है वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, अभी के लिए मान रहा हूं मैं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है, ये वाला कंपोनेंट ज्यादा, ये वाला कंपोनेंट कम है। तो वेक्टर सम कुछ ऐसा बनता है, अगली कहानी कुछ ऐसी बनती है कि जो अपनी नाव है उसके पास इस डायरेक्शन में तो स्पीड हो जाएगी वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। अरे भाई इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा ना, और इस नाव के पास वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी वी बी आर कॉस थीटा। तो ये कहानी बन गई है कि अपनी नाव है जो वीबी, वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो है इस डायरेक्शन में, ऐसे जा रही है प्लेन में। अब मोशन इन प्लेन क्या है, पहले ही बता दिया भाई, 2 वन डायमेंशन मोशंस का सम है ये। कौन सा सम, वेक्टर सम। तो हमने क्या किया, हमने तो बेटा एक्स डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी लिख दी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट की, और वाई डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी लिख दी, बस हो गया काम, हो गया ना काम। अच्छा मतलब जो अपनी बोट है उसके पास एक्स डायरेक्शन में स्पीड है कितनी, ये वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और वाई डायरेक्शन में स्पीड है कितनी, वी बी आर कॉस थीटा। समझ में आया। मतलब अब ध्यान से सुनना, जो अपनी बोट है वो कुछ ऐसे चल रही है। अब प्रॉब्लम और सिंपल हो गई है। कैसे सिंपल हो गई देख लेना। अपनी बोट है ना, ये सीधी है ना, अरे नहीं यार टेढ़ी हो गई। तो जो अपनी बोट है अब ऐसे चल रही है, देख 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 ध्यान से देख। अपनी बोट ऐसे चल रही है कुछ कि यहाँ पे बोट है अपनी, उसके पास इधर स्पीड है वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ स्पीड है उस बोट के पास वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, और जहां ये बोट पहुंची है फाइनली, ये पॉइंट है सी, इसको हमने बोला था ड्रिफ्ट एक्स। ठीक है, अच्छा, और ये विड्थ हमें पता है, डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ द नदी, रिवर की विड्थ। ठीक है, अब मुझे छोटे छोटे काम करने, क्या छोटे छोटे काम करने, सुन लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे निकालना है टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा भाई। जैसे नदी सॉरी बोट यहां से चलना स्टार्ट हुई, यहां पहुंची। ठीक है, तो इस बोट ने 2 काम किए। जब ये बोट यहां से यहां पहुंची ना, तो इसने 2 काम किए। ये एक्स डायरेक्शन में तो एक्स दूरी चली, और वाई डायरेक्शन में डब्ल्यू दूरी चल गई। अरे देखना, यहां पहुंची जैसे ये बोट, तो इस बोट ने, यहां थी ये बोट, यहां कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके, एक्स कॉमा डब्ल्यू, यहां 0 0 है ना, तो यहां कितने हो जाएंगे, एक्स कॉमा डब्ल्यू, क्योंकि यहां से डब्ल्यू ऊपर गई और एक्स राइट में गई। ये यहां से डब्ल्यू ऊपर गई और एक्स राइट में गई। तो वाई डायरेक्शन में नदी की विड्थ हमें पता है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में इसने कितनी दूरी चली है, डब्ल्यू, कितनी स्पीड से चली, वी बी आर कॉस थीटा से। तो भैया टाइम कितना लग गया, कितनी दूरी चली डिवाइडेड बाय कितनी स्पीड से चली। वाई डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूं सिर्फ। भाई जब ये बोट यहां से यहां पहुंची तो इसने 2 काम किए, एक्स में भी चली और वाई में भी चली। तो मैं वाई डायरेक्शन की मोशन को पकड़ता हूं। भाई वाई डायरेक्शन में कितनी दूरी चली यहां से यहां पहुंचने के लिए, डब्ल्यू, और वाई डायरेक्शन में किस स्पीड से चली, भाई नेट स्पीड तो इधर है, लेकिन वाई डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी, डब्ल्यू दूरी तो इसने वाई में कवर करी ना, तो वाई की स्पीड लिखेंगे कितनी, वी बी आर कॉस थीटा। ये हो गया टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, अच्छा ड्रिफ्ट निकाल दूं क्या,
ये ड्रिफ्ट x कितना होगा बेटा? भाई सुन लो ध्यान से, मुझे ये पता चल गया कि यहां से और यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा। क्यों? क्योंकि जब ये यहां से यहां पहुंची तो इसने y डायरेक्शन में वी बी आर कॉस थीटा से w दूरी तय कर ली। तो y डायरेक्शन के पैरामीटर यूज करके मेरे पास यहां से यहां तक का टाइम आ गया। ठीक है, तो मुझे पता चल गया यहां से यहां तक का टाइम कितना था। अब यहां से यहां जब ये पहुंची t टाइम में, तो इसने x डायरेक्शन में x दूरी तय करी किस स्पीड से? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा से। तो x डायरेक्शन की दूरी कितनी हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू x डायरेक्शन की स्पीड इनटू टोटल टाइम। यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा x दूरी में, x डिस्टेंस चलने में, ये रहा w अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। भाई रटना कुछ नहीं है, देख भाई मेरे रटना कुछ नहीं है, रटेगा तो भूल जाएगा। अपने को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ फंडे पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? फंडे पता होने चाहिए, इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से यहां तक की दूरी, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं कि टाइम कितना लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने में। ठीक है, वो हम y डायरेक्शन की मदद से निकालेंगे, क्योंकि हमें नदी की विड्थ पता है, तो विड्थ है w और y डायरेक्शन की स्पीड हमें पता है। ठीक है, कितनी स्पीड है? वी बी आर कॉस थीटा। अच्छा, हम पर्टिकुलर x डायरेक्शन में कितनी ड्रिफ्ट आएगी वो कैसे निकालेंगे? भाई x डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, x डायरेक्शन की हमें ड्रिफ्ट पता है। ठीक है, वेलोसिटी पता है और टाइम पता है ना टोटल, तो हमारे पास में ड्रिफ्ट आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास केसेस बनेंगे यार इसके। क्या बनेंगे? केसेस बनेंगे। कैसे केसेस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। पहला केस बनेगा और इन तीनों में से ही जेई के ऊपर सवाल आएगा। 3 केस है बेटा, तीनों केस में से कोई ना कोई सवाल आएगा। जेई मेन के पेपर में जरूर मिलेगा। जे एडवांस में रिवर बोर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं आता है। जे एडवांस में जो सवाल आते हैं वो हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। 2 प्रोजेक्टाइल एक साथ फेंक दिए, एक कुछ हाइट से फेंक दिया, एक नीचे से फेंक दिया, एक सेम ग्राउंड टू ग्राउंड फेंक दिए, है ना। जे एडवांस में उस तरह के सवाल आते हैं। जेई मेन में जो है बिल्कुल बेसिक से सवाल आते हैं, और वो कैसे आते हैं वो हम अभी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। 3 केस बनेंगे कि इसको किस एंगल पे चलना चाहिए कि डायरेक्ट बी पे पहुंच जाए। पहला केस क्या है कि इसको नदी में किस एंगल पे चलना चाहिए कि डायरेक्ट बी पे पहुंच जाए। दूसरा है कि नदी पार करने के लिए मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, नदी पार करने के लिए मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए। तीसरा केस ये कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा नदी में, जब ये चलेगा तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा नदी में। ठीक है, क्लियर है जी सभी लोगों को यहां तक की बात। तो ये छोटे छोटे 3 केस है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला केस क्या है बेटा? पहला केस ये है कि हमको ये देखना है कि अगर ये नदी है, देख लेना भाई, ठीक है, यहां से बोट चालू करती है चलना, ठीक है, नदी की स्पीड तो वही है वी आर, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। मैं चाहता हूं कि जो बोट है ना डायरेक्ट अपने सामने वाले पॉइंट बी पे पहुंचे। मैं चाहता हूं, सवाल ये है कि बोट जो है डायरेक्ट अपने सामने वाले पॉइंट पे पहुंचे बी पे। क्या सवाल है? दोबारा सुन लो। बोट अपने सामने वाले पॉइंट पे पहुंचनी चाहिए। कहां पहुंचनी चाहिए? सामने वाले पॉइंट पे पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऐसे मान लो कि आप सवाल कि भैया जो बोट है इट रीचेस द पॉइंट ऑपोजिट। ठीक है, मतलब जस्ट ऑपोजिट पॉइंट पे इसको पहुंचना है बोट को, अपने से जस्ट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, टू रीच ऑपोजिट पॉइंट, जहां बोट रखी हुई है वहां से ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, चलो पहुंचाते हैं यार, क्या दिक्कत है, अपन कुछ भी कर सकते हैं, पहुंचा देंगे, इसको क्या दिक्कत है। अच्छा सोच के देखो, अगर इस बोट को यहां से ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो क्या इस बोट को ऐसे चलना पड़ेगा? नदी में ऐसे चलना पड़ेगा ना, यहां से कुछ थीटा एंगल पे। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि इसको यहां चलना पड़ेगा? क्यों बोल रहा हूं ऐसा? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये सीधी चलेगी तो नदी इधर धकेल रही है, खुद आगे चल रही है, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। लेकिन अगर ये इधर चलेगी, नदी इधर धकेलेगी, तो हो सकता है कि यहां पहुंच जाए। तो सीधा तो नहीं चलना चाहिए, इतना तो मुझे पता है। अरे अगर सामने वाले पॉइंट पे जाना है, मैं सामने चल रहा हूं, कोई मुझे इधर धकेल रहा, तो मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे टेढ़ा। ठीक है, अगर मुझे सामने वाले पॉइंट पे पहुंचना है तो मुझे इधर चलना पड़ेगा नदी में, तो मैं इधर चल रहा हूं, नदी मुझे इधर धकेल रही, मैं इधर चल रहा हूं, नदी मुझे इधर धकेल रही। देख ले, सामने वाले पॉइंट पे पहुंच गया। एक्चुअल में नदी में इधर चलोगे, नदी तुम्हें इधर धकेलती रहेगी, तो धीरे धीरे थोड़ी दूरी ऐसे चलोगे, थोड़ी दूरी ऐसे चलोगे, फिर थोड़ी दूरी ऐसे चलोगे, फिर इधर चलोगे, तो आप सामने वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ठीक है,
अच्छा, अब डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं इसकी, और सॉल्व करना आना चाहिए आपको उस ट्रिक के थ्रू। कंपोनेंट कर दो यार, ये वी बी आर कॉस थीटा हो गया, ये वी बी आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। नेट वेलोसिटी जो मिली अपने बोट को वो मिल गई ऊपर की तरफ वी बी आर कॉस थीटा, और राइट में मिल गई वी बी आर सॉरी वी आर, ठीक है, चलो ऐसे लिख देते हैं, ये वी आर है, ठीक है, और इधर वी बी आर साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे पता है कि वी आर बराबर होना चाहिए वी बी आर साइन थीटा के। क्यों बराबर होना चाहिए, उसका कारण है। क्या कारण है भाई, अपनी जो बोट है ना उसको जाना बिल्कुल सीधे, तो बोट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने भी वेलोसिटी के कंपोनेंट है सारे जीरो होने चाहिए, सम जीरो होना चाहिए उनका। क्यों जीरो होना चाहिए भाई, अगर ये बड़ा होगा इससे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, वाई में तो है ही, ठीक है, तो ये बोट ऐसे निकल जाएगी, तो सीधी तो नहीं गई। और अगर ये बड़ा होगा इससे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, वाई में तो है ही सही एक कंपोनेंट, तो ये बोट ऐसे निकल जाएगी। मतलब सीधी जाने के लिए उसको परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स हैं ये बैलेंस होने चाहिए एक दूसरे के, तभी बोट सीधी जा सकती है कि उसके परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट ही एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी तो उसी डायरेक्शन में मूव करती चली जाएगी। ये बड़ा होगा इससे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, नेट वेलोसिटी बीच में आ जाएगी, तो भैया बोट सीधी तो नहीं जाए, कहीं आ जाएगी। ये बड़ा होगा इससे तो नेट वेलोसिटी इधर आ जाएगी लेफ्ट में, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, और इन दोनों का जो नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। In order to reach at a point B, बोट की जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन की उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, मतलब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बराबर होने चाहिए। जेई 2019-2020 में भर भर के सवाल इन चीजों पे पूछे गए। खैर ठीक है, लिख देते हैं भैया, यहां से हमें पता चल गया कि थीटा जो आया, मतलब बराबर होंगे ना, तो थीटा जो आएगा वो आ जाएगा अपने पास साइन इनवर्स, कितना आ जाएगा भैया, साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर, मतलब वर्टिकल के साथ इतने एंगल पे चलना चाहिए, वर्टिकल के साथ इतने एंगल पे चलना चाहिए। मतलब कोई बोट है उसकी स्पीड है वी बी आर रिवर के रिस्पेक्ट में, और नदी की स्पीड है आर, तो उस बोट को इतने एंगल पे चलना चाहिए, कहां से, वर्टिकल से, वर्टिकल से इतने एंगल पे चलना चाहिए, साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अच्छा, एक और छोटी सी चीज बता देता हूं, इफ मतलब अगर इतने एंगल पे चलेगा तो डायरेक्ट सीधे वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है बात। अब एक और बात बताता हूं, इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, मतलब अगर नदी की स्पीड नदी में बोट की स्पीड से ज्यादा है, लॉजिक भी है, सिंपल सी बात है, समझ में आ जाएगी। वी आर ग्रेटर देन वी बी आर हो जाएगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब सिंपल सी बात यह है, सुन लो मेरी बात, सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात यह है, सुन लेना, कि अगर जस्ट इन केस रिवर की वेलोसिटी रिवर में बोट की वेलोसिटी से ज्यादा है, मतलब रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो कभी भी ये पर्सन यहां नहीं पहुंच पाएगा, और ये चीज याद रखनी है। कई बार सवालों में बेवकूफ बना देता है, रिवर की वेलोसिटी ज्यादा होती है और बोट की रिवर में वेलोसिटी से कम होती है, तो पहुंच ही नहीं पाएगा यहां से यहां तक, क्योंकि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो देखो वी आर अपॉन वी बी आर आ रहा है, पहुंच ही नहीं पाएगा भाई, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट जरूर आएगा, गारंटी है इस चीज की, आएगा ही आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आई। अगर आपको डायरेक्ट ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचना, अपोजिट पॉइंट पे, तो भैया मेक श्योर कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 होगी, साइन थीटा हो नहीं सकता ग्रेटर देन 1, साइन थीटा ग्रेटर देन 1 हो नहीं सकता, इसके लिए बेटा हमें साफ साफ सी बात पता है, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये साइन थीटा हो नहीं सकता ग्रेटर देन 1, मतलब ये पहुंच नहीं सकता वहां, सिंपल, इम्पॉसिबल, है ना, ठीक है, लिख दिया, नोट वोट डालते हुए चलना। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, ये बराबर हो जाए,
तो 1 आ जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, मतलब थीटा बराबर 90। मतलब कि थीटा बराबर 90 का मतलब क्या है, सुन लेना ध्यान से, कि यहां से 90 डिग्री पे, मतलब कि बोट की जो स्पीड है रिवर में वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। नदी इधर चल रही है और बोट इधर चल रही है, तब भी वो कभी इस डायरेक्शन में यहां पहुंच नहीं पाएगा, तब वो सीधा या तो इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा। तो अगर वी आर बड़ा है या बराबर है वी बी आर के, तो साइन थीटा हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर इक्वल टू 1 होगा इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। सुन लो ध्यान से, थीटा 90 का मतलब क्या है कि नदी इधर चल रही है, नाव इधर चल रही है, नदी में और नाव खुद इधर जाने की कोशिश करे, नदी इधर चल रही है, रिजल्टेंट या तो इधर आएगा या इधर आएगा, दोनों का, तो ऊपर तो नहीं जाएगी। दूसरा, अगर नदी की स्पीड ज्यादा है तो नदी इधर खींचती हुई लाएगी और ये कितने भी एंगल पे चल रही है यहां नहीं पहुंच पाएगा, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट जरूर आएगा। अगर नदी की स्पीड बोट की जो स्पीड है नदी में उससे ज्यादा है तो सारे रिजल्ट समझ में आ गए होंगे आपको, होपफुली आ ही गए होंगे। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, पॉइंट क्लियर है। अब दो और चीजें पढ़नी है, शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम टाइम। ठीक है, तो पहले ये सारी कहानी नोट करो आप लोग। ठीक है भाई, नोट कर ले सभी लोगों ने। चलिए, तो अब अपन लोग ना मिनिमम टाइम निकाल लेते हैं। यार हमने बेसिकली अभी क्या निकाला, अभी हमने सिर्फ ये निकाला है कि किसी भी बोट को या किसी भी स्विमर को अगर अपने किसी पॉइंट से डायरेक्ट ऑपोजिट वाले पॉइंट पे जाना है तो वर्टिकल के साथ उसे कितने एंगल पे चलना पड़ेगा, साइन इनवर्स रिवर की वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये छोटे छोटे, मतलब इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं यार, ये तो बेसिक सी बात है, तो सिंपल सी बात है, तो हमें फील हो रही है, पता है सब लोगों को, है ना। हाँ, और ये हाँ, ये छोटी सी बात भी सब लोगों को ध्यान में रखनी है बेटा। कौन सी छोटी सी बात, कि यार अगर रिवर की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ध्यान से सुन लेना, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, मतलब साइन थीटा 1 से बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर रिवर की वेलोसिटी विद बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर के बराबर है, मतलब दिस वी आर एंड वी बी आर इक्वल, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री। मतलब इसके साथ में ऐसे 90 डिग्री पे मूव करना पड़ेगा। रिवर इधर जा रही है तो भी बेटा कोई चांस नहीं कि यहां से यहां पहुंच जाए, क्योंकि तब तो नेट वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और अगर ये बड़ा है, ये छोटा है, भी किसी भी एंगल पे मूव करे, अगर ये बड़ा है तो भी पॉसिबल नहीं है कि ये बंदा यहां से यहां पहुंच जाए, तो उसके लिए वी आर को छोटा होना पड़ेगा वी बी आर से, मतलब रिवर की वेलोसिटी कम होनी पड़ेगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से। ठीक चलो अब यार एक काम करते हैं, हमने ये तो छोटी सी चीज निकाली, मिनिमम टाइम की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइम मैं वहीं पे बता देता हूं आप लोगों को। ये टाइम का फंक्शन है अपने पास में, ठीक है, W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है, अगर मुझे मिनिमम टाइम में, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मुझे मिनिमम टाइम में ये नदी यहां से पार करनी है, मुझे नहीं पता कि मैं किस एंगल पे चल रहा हूं, आई डोंट केयर, मुझे टाइम मिनिमम लगाना है, तो बेटा नदी को पार करने में जो टोटल टाइम लग रहा है ना, दैट इज W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। अगर मेरे को टाइम मिनिमम लगाना है तो कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1, तो भैया मिनिमम टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, W अपॉन वी बी आर। डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, मैंने कहा कि कॉस थीटा जो है ना वो 1 होगा, तभी बेटा ये काम होगा। टाइम मिनिमम कब लगेगा, जब कॉस थीटा 1 होगा। इस एक्सप्रेशन को देखो। ठीक, मैंने कहा कि भैया टाइम मिनिमम कब लगेगा, जब कॉस थीटा 1 होगा, जब कॉस थीटा 1 होगा तब टाइम मिनिमम लगेगा। ठीक है भैया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। कितनी होनी चाहिए, 0, यानी कि वर्टिकल के अलोंग ही मूव करना है पार्टिकल को या बोट को इन द रिवर, अगर उसे मिनिमम टाइम में कहां, ऑपोजिट एंड पे पहुंचना है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो वर्टिकल के अलोंग मूव करेगा, रिवर की वेलोसिटी इधर है, तो जाएगा तो वो किस, इस लाइन के अलोंग, लेकिन उसको टाइम मिनिमम लगेगा। तो दो चीजें हमने पढ़ी, अगर बोट को ऑपोजिट एंड पे जाना है तो वर्टिकल के साथ इधर थीटा एंगल पे चलना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स ऑफ वी आर अपॉन वी बी आर, ये हमने सीख लिया। दूसरा, अगर मिनिमम टाइम में किसी पर्सन को इस नदी को क्रॉस करना है तो बेटा सीधे इसी लाइन के अलोंग मूव करना पड़ेगा। इफ अ पर्सन वांट्स टू क्रॉस दिस रिवर इन मिनिमम टाइम, तो भैया उसको इस रिवर को इसी लाइन के अलोंग क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब वो इस लाइन के अलोंग चलेगा, रिवर की वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग होगी तो कहीं ऐसे मूव करने लगेगा।
ठीक है, मैं लगा देता हूं यहां पे मिनिमम टाइम का एक्सप्रेशन लगा देता हूं, मिनिमम टाइम। ठीक है, कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा इसकी बात मैं कर लेता हूं आप लोगों से थोड़ा। ठीक है, चलो ये रिवर है बेटा, ठीक, यहां पे बोट है, ये रिवर की विड्थ है W, ठीक है, यहां पे बोट है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है टाइम का वो है W/VBR cos थीटा। टाइम अगर मिनिमम करना है तो भैया cos थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, यानी कि थीटा को 0 डिग्री होना पड़ेगा। थीटा के 0 डिग्री होने का मतलब है कि वर्टिकल के साथ एंगल 0, यानी कि इसी डायरेक्शन में निकलना पड़ेगा वेलोसिटी के साथ में। VBR की डायरेक्शन यही होनी पड़ेगी, इस डायरेक्शन में निकलना पड़ेगा, तब मिनिमम टाइम लगेगा। और ये एक्चुअल में पहुंचेगा कैसे, ऐसे कहीं यहां कहीं पहुंचेगा। भाई मिनिमम टाइम के बारे में पता चल गया। मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब वर्टिकल के अलोंग चलोगे तब मिनिमम टाइम में नदी को पार कर पाओगे, टाइम मिनिमम तब लगेगा। ठीक है, कब लगेगा मिनिमम टाइम, जब वर्टिकल के अलोंग चलोगे तब मिनिमम टाइम लगेगा। और एक्चुअल में पहुंचोगे कहां पे, यहां पे पहुंचोगे, क्योंकि आप नदी में तो ऐसे जा रहे हो बट नदी ऐसे जा रही है, तो नदी आपको मतलब इन दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर जो सम है वो इस डायरेक्शन के अलोंग आएगा, तो आप इस डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहे होगे, यहां पहुंचोगे। ठीक है जी, क्लियर है जी। अच्छा, इस केस में ड्रिफ्ट निकाल सकते हो, इस केस में ड्रिफ्ट कितना आएगा, जब मिनिमम टाइम में आप पहुंच रहे हो तो ड्रिफ्ट कितना आएगा, ड्रिफ्ट लिख सकते हैं हम लोग भैया एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वो है VR इनटू टाइम कितना लग रहा है बेटा, टाइम लग रहा है W/VBR। ऐसा ही है क्या, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को लिखवाया है, नोट आउट कर लेना। ये सारी चीजें छोटी छोटी और बहुत बेसिक है। ठीक, क्लियर है बेटा यहां तक की बात सभी लोगों को? ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या सभी लोगों को, समझ में आ गई बात? अब कुछ केसेस हैं, उन केसेस के ऊपर हम लोग को चर्चा करनी है। अच्छा, ये मिनिमम टाइम की बात हो गई। एक और छोटी सी चीज कर लें, अगर मैं आपसे शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में पूछूं कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, 3 ही केस बनते और कुछ नहीं, 2 तो पढ़ लिए, सामने वाले पॉइंट पे जाने वाला, और दूसरा केस कौन सा पढ़ा हमने, दूसरा केस हमने पढ़ा कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अब इसको 1 रखोगे तो W/VBR। अब मैं आपसे कहूं कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, क्या कहूं कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, तो आप बता सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? बिल्कुल बता सकते हैं सर, क्यों नहीं बता सकते। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, है ना, क्लियर है ना। चलो, तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में एक बार थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, ये बड़ी काम की चीज है बेटा। कैसे काम की चीज है अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये रिवर है, ठीक है, यहां कोई पार्टिकल है, ठीक, ये वर्टिकल लाइन हो गई। ठीक है जी, रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हमने दे रखी है VR। ठीक, इसके बाद सवाल ही करने हम लोगों को। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, सुनना ध्यान से, जरा कहानी को सुनना, फिर मजा आएगा पूरा। हमें बोला गया कि शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा। ठीक है, अब यार केस 1 तो ये बनता है जब VR इज लेस देन VBR, मतलब अगर ये पर्सन इस लाइन के अलोंग निकल जाए वेलोसिटी VBR से, सुनना ध्यान से, थीटा एंगल पे, तो इस पॉइंट पे पहुंच सकता है। ये कंडीशन क्या थी उसकी, भाई थीटा की वैल्यू हमें पता कितनी होनी चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ, अगर VR छोटा है मतलब नदी की स्पीड कम है, जो बोट चल रही नदी में उस स्पीड से, तो बेटा हमें पता है कि जो साइन इनवर्स होगा उसकी वैल्यू होगी VR/VBR के। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्लियर है ना। चलो, समझ में आ रहा होगा यहां तक। तो अगर ये कहानी होती है तो बेटा इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये डायरेक्ट यहां से चलेगा और यहां पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बट केस 2 जो है वो कुछ थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, डिफरेंट इसलिए है कि भैया अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ रिवर बड़ी हो गई वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से, क्या कहा मैंने, वेलोसिटी ऑफ रिवर बड़ी होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से, तो ये किसी भी हालत में यहां से यहां नहीं पहुंच सकता। अभी तो डिस्कस किया था वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा होगी
इवन बराबर भी होगी ना तो भी ये यहां से यहां नहीं पहुंच सकता, देख लो। तो इसको यहां से यहां पहुंचने का एक ही केस है, और वो केस के लिए मैंने एंगल लिख के दिखा दिया, और उसके लिए कंडीशन है वेलोसिटी ऑफ रिवर छोटी होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से। लेकिन अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ रिवर बड़ी है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से, बहुत बड़ी है इनफैक्ट, तो होगा क्या बेटा, देखो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर आ जाएगा VBR cos थीटा और इधर आ जाएगा VBR sin थीटा, ठीक है। अब सुनना, ये VR जो है VBR से बहुत बड़ा है, तो VBR sin थीटा तो बस एक कंपोनेंट है VBR का, इससे भी बहुत बड़ा होगा, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। बिल्कुल सही बात है सर, तो इधर रिजल्टेंट आ गया भैया VR माइनस VBR sin थीटा, ठीक है, और ऊपर की तरफ है VBR cos थीटा, ठीक है जी, बात समझ में आई, ठीक है। अरे VR बहुत बड़ा है ना, केस 2 की चर्चा कर रहे हैं, VR बहुत बड़ा है VBR से, तो VBR sin थीटा से भी बड़ा ही होगा VR, क्योंकि VBR sin थीटा तो बस इसका एक कंपोनेंट है, इससे तो छोटा ही होगा। जब ये इससे बड़ा है तो ये इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये तो इससे भी छोटा है। हाँ समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी आ रहा होगा यार, ध्यान लगाओगे जरूर आएगा, ठीक। एनीवेज, अब मुद्दे की बात ये आती है कि अब इसका जो पाथ होगा ना, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो इस लाइन के अलॉन्ग आएगा, मतलब इसका जो पाथ होगा वो ये होगा, ये। तो इस केस में जो ड्रिफ्ट आएगी x वो निकाल लेते हैं हम लोग, निकाल लें ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कितनी आएगी बेटा इस केस में, ड्रिफ्ट आएगी x इज इक्वल्स टू, भाई टाइम कितना लगेगा, W अपॉन VBR cos थीटा, ये तो टाइम लगेगा। अरे y डायरेक्शन में W दूरी चलनी है VBR cos थीटा स्पीड से, तो टोटल यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम कितना होगा, W अपॉन VBR cos थीटा, क्योंकि जब ये यहां से यहां पहुंच रही है तो ये यहां से यहां पहुंचने में W दूरी y में और x दूरी x में चल रही है, तो y में जो दूरी चल रही है कितनी, W किस स्पीड से चल रही है, y में, सिर्फ y में स्पीड है VBR cos थीटा, तो ये टाइम होगा बेटा इसका यहां से यहां पहुंचने का। इस टाइम में इसने x और y दोनों दूरियां तय करी हैं, तभी तो मोशन इन प्लेन है। बट हम एक डायरेक्शन को जब लिखते हैं तो उसी डायरेक्शन के पैरामीटर्स को काम में लेते हैं, ये भी आपको पता होगा सभी लोगों को, ठीक है। तो यहां तक की बात तो पता चल गई भैया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, W अपॉन टाइम की वैल्यू आ गई, ठीक है। मुझे ये निकालना है ना, और इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, x डायरेक्शन में VR माइनस VBR sin थीटा, तो यह VR माइनस VBR sin थीटा, ठीक है। तो यह है ड्रिफ्ट। अगर मुझे ड्रिफ्ट मिनिमाइज करनी है तो dx बाई डी थीटा बराबर 0 करना पड़ेगा। अरे यार, अगर कोई भी क्वांटिटी है उसको मैं मैक्सिमम या मिनिमम करना चाहता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 करूंगा तो मुझे वो वैल्यू पता चल जाएगी जिस पे वो क्वांटिटी या वो फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा। मैक्सिमम और मिनिमम हम निकालते तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 करते हैं, तो अब मुझे वो थीटा मिल जाएगा, वो एंगल मिल जाएगा जिस एंगल पे, किस पे, जिस एंगल पे ये जो ड्रिफ्ट है वो मिनिमम होगी। x की वैल्यू मिनिमम कर रहे हैं ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं। जब VR VBR से बड़ा है तो भाई यहां तो पहुंच नहीं सकता, जाएगा तो कुछ ड्रिफ्ट लेके, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है। मिनिमम करना है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 कर दो। जैसे आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 करोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन इनवर्स ऑफ VBR अपॉन VR, ठीक है। कितनी आ जाएगी, अरे ये तो कर सकते हो ना, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसको पूरे को, पहले मल्टीप्लाई कर लेना, अंदर आपके पास में सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक। तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ VBR अपॉन VR। कौन सा केस है, जब VBR छोटा है VR से, ठीक है। तो इस केस में ड्रिफ्ट मिनिमम। अब सुन लो मेरी बात को, शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो किस एंगल पे होगा, वर्टिकल के साथ में, सुन लो ध्यान से। अगर सीधा डायरेक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है तो VR ऊपर VBR नीचे, क्योंकि VR छोटा है VBR से, और साइन इनवर्स के अंदर एक से छोटी क्वांटिटी आएगी, मतलब ऊपर छोटी नीचे बड़ी क्वांटिटी आएगी। नीचे भी ऐसा ही हो रहा है, VBR छोटा है VR से, तो साइन इनवर्स के अंदर देखो हमेशा छोटा, मतलब आपको ध्यान ही नहीं लगाना, आपको तो देखना है थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाय बड़ी वैल्यू लिखनी है। VR और VBR में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो छोटा है उसको ऊपर लिख दो, जो बड़ा है उसको नीचे लिख दो, क्योंकि साइन इनवर्स में कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी आ ही नहीं सकती है।
ये तो फैक्ट है ना, और ये हमें पता है सभी लोगों को, वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। यहां 1 से बड़ी वैल्यू आ ही नहीं सकती। अगर वी आर छोटा है, वी बी आर बड़ा है, तो वी आर को ऊपर लिखो, वी बी आर को नीचे लिखो, और वी आर बड़ा है, वी बी आर छोटा है, तो वी बी आर को ऊपर लिखो, वी आर को नीचे लिखो, खत्म कहानी, बस हो गया काम। ये है शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यूज। तो पहला केस है इतने एंगल पे शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा, मतलब वर्टिकल से थीटा यानी कि इतने एंगल पे चलना है। दूसरे में वर्टिकल से हमें इतने एंगल पे चलना है, बस शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू हो गई, शॉर्टेस्ट टाइम की वैल्यू हमने बताई हुई है आप लोगों को, और डायरेक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे कैसे जाना ये भी हमने बताया हुआ है। और यही 3 केसेस है जो रिवर बोट प्रॉब्लम में बनते हैं। एक सवाल देखते हैं, थोड़ी फील तो आए, फिर हम थोड़ा रिलेटिव प्रोजेक्टाइल्स वगैरह की बात करेंगे। ठीक, अ मैन कैन रो अ बोट विद 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखो भाई, मैन जो है कैन रो अ बोट विद 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बताया था ना कि मैन कितनी स्पीड से बोट को रो कर सकता है, मतलब नदी में किस स्पीड से चलने वाली है बोट, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोट की क्या स्पीड है वो दे रखी है, तो ये वीबीआर दे रखा है। ठीक है, इफ ही इज क्रॉसिंग अ रिवर वेयर करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये 2 किलोमीटर पर आवर यानी कि वी आर दे रखा है अपन को। अरे मेरे भाई 2 किलोमीटर पर आवर क्या दे रखा है, 2 किलोमीटर पर आवर रिवर करंट। रिवर करंट का मतलब है रिवर की स्पीड दे रखी है। In what direction will his boat be headed if he wants to reach a point on the other bank directly opposite to the starting point? If the width of the river is 4 kilometers, how long will the man take to cross the river? And what condition in part A, in what direction should he head to his boat if he wants to cross the river in shortest time, and what is the minimum time? अबे यार छोड़, मतलब जो पढ़ा है उसी के फॉर्मूले अप्लाई करने, सुन लो जरा, इस सवाल से आपको थोड़ी कहानी बेटर क्लियर हो जाएगी। 4 किलोमीटर है भैया ये, यहां पे अपना पार्टिकल, इधर स्पीड दे दी, रिवर की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड है 4, सॉरी, ये स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मुझे यहां इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो यहां से बेटा किसी थीटा एंगल पे चलना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, चलना पड़ेगा नहीं चलना पड़ेगा। वैसे तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, अगर अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, छोटा कौन है इसमें से, 2 है ना, 2, बड़ा कौन है, 4 है ना, 4, 1/2 यानी कि थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। साइन 1, अरे साइन थीटा कितने पे 1/2 होता है, 30 डिग्री पे होता है ना, तो आएगा 30 डिग्री। ठीक है, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री, रिवर के वेलोसिटी के साथ कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ये 90 है और उसके साथ 30 और एक्स्ट्रा करना इसको, मतलब वर्टिकल के साथ 30, रिवर की वेलोसिटी के साथ 2019 में पूछा गया था कि रिवर की वेलोसिटी के साथ कितना एंगल होना चाहिए, तो बच्चों ने 30 लिख दिया था। भाई 30 तो वर्टिकल के साथ है, रिवर के साथ तो 120 हो जाएगा ये एंगल, 90 + 30। ठीक, क्लियर है, सभी लोगों को बताया हुआ है, फंडा भी बताया हुआ है कि ऐसा ये रिजल्ट ही क्यों आता है। इसके 2 टुकड़े होंगे, 4 cos थीटा 4 sin थीटा, ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि 2 शुड बी इक्वल टू 4 sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू 2/4 यानी कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। वो सेम कहानी यार, उसमें फॉर्मूला याद रख लो तो बेटर ही है। ठीक, अच्छा, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या, इफ विड्थ ऑफ द रिवर इज 4 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल द मैन टेक टू क्रॉस द रिवर। ठीक है भाई, अगर रिवर की विड्थ है, सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ये दूसरा पार्ट है। अगर रिवर की विड्थ है 4 किलोमीटर, तो यहां आ जाएगी 4 cos थीटा और यहां आ जाएगी स्पीड 4 sin थीटा। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को बराबर करने से ये रिजल्ट आता है, पता होगा आप लोगों को। ठीक, अच्छा ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को। भाई दूसरा पार्ट कह रहा है कि रिवर की जो विड्थ है वो 4 किलोमीटर है, तो टाइम पूछ रहा है भाई वाई डायरेक्शन में दूरी कितनी चलनी है, 4 किलोमीटर। ठीक है, किस स्पीड से चलनी है, 4 cos थीटा से। ठीक है, क्लियर है, किससे चलनी है, 4 cos थीटा से। ये फर्स्ट पार्ट के लिए बात कर रहा है, फर्स्ट पार्ट के लिए अगर ये सीधा जा रहा है तो उसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है, मतलब चला इधर लेकिन पहुंचेगा इधर, तो यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा। ठीक, तो वाई डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चलेगा, 4 cos थीटा से चलेगा। थीटा की वैल्यू हमने 30 निकाल लिए, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 4/4 cos 30, और cos 30 कितना होता है, √3/2, 4/4 × √3/2,
कैंसिल आउट हो गया 2 बार, तो ये आएगा 2/√3। ठीक है, आवर में आ रहा है टाइम, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दे रखी है ना, तो आवर में आएगा टाइम, सेकंड में मत लिख देना। अब तीसरा है कि शॉर्टेस्ट टाइम में उसको अगर इसको क्रॉस करना है तो कितने एंगल पे चलना चाहिए। अभी भी थोड़ी देर पहले ही तो बताया, शॉर्टेस्ट टाइम में चलना है तो अब देख लो वीआर और वीबीआर में कौन बड़ा है भाई, ऑब्वियस सी बात है वीबीआर बड़ा है वीआर से, है ना, वीबीआर बड़ा है वीआर से, तो ये होगा शॉर्टेस्ट टाइम यहां से यहां पहुंचने का, जो भी टाइम लग रहा है। सॉरी, शॉर्टेस्ट टाइम नहीं, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए तो 90 डिग्री पे चलना, सॉरी, वो शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही थी, सॉरी। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए अगर मैं बात करूं तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बेटा सीधा सा फंडा होता है कि 90 डिग्री पे चलना पड़ेगा उसे, ऐसे, तब शॉर्टेस्ट टाइम पे लगेगा उसको, और ये यहां पहुंचेगा फाइनली। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या होगा बेटा, रिवर की वेलोसिटी इधर है, मैन को नदी में बोट इस एंगल पे चलानी पड़ेगी, इस परपेंडिकुलर के अलोंग, ठीक है, 4 की स्पीड से, तो इधर बीच में कहीं उसका रिजल्टेंट आएगा और यहां पहुंचेगा और शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाएगा। अब शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाएगा तो पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा बेटा, वर्टिकल के अलोंग, बस हो गया काम। और टाइम कितना आएगा वो निकाल देना भाई साहब, वाई डायरेक्शन में कितनी दूरी तय कर रहा है, 4 किलोमीटर, कितने वेलोसिटी से कर रहा है, 4 की स्पीड से, तो 1 आवर आ जाएगा मिनिमम टाइम, 1 आवर आ जाएगा मिनिमम टाइम। अरे 3 केस पड़े हैं, डायरेक्ट ऊपर जाना है तो साइन इनवर्स छोटा अपॉन बड़ा, छोटी वेलोसिटी अपॉन बड़ी वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बात कर रहा हूं, डायरेक्ट अपोजिट वाले पॉइंट पे या फिर ड्रिफ्ट मार के जा रहा हूं, दोनों चीज हमने जो अभी पढ़ी है। शॉर्टेस्ट टाइम की अगर बात करें तो सीधा ऊपर चलना पड़ेगा, वेलोसिटी इधर है रिवर की, तो दोनों के बीच में कहीं आएगा, लेकिन टाइम शॉर्टेस्ट लगेगा। टी अपॉन वी सॉरी टी की वैल्यू थी W अपॉन VBR, W अपॉन VBR, ये थी टी की स्पीड, टी की वैल्यू मिनिमम के लिए क्या थी, W अपॉन VBR मिनिमम टी। एक्चुअल में टी की वैल्यू थी W अपॉन VBR cos थीटा, बट cos थीटा इज 1, तो T इज इक्वल टू W अपॉन VBR आ जाता था। ठीक, क्लियर है बेटा, यहां तक की बात सभी लोगों को, किसी कोई डाउट तो नहीं है, किसी समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना, आप सभी लोगों को होमवर्क में करना है, दिस इज द होमवर्क, और आंसर आप लोगों को बताना है मुझे इसका, ठीक है। जो भी बच्चे पूरी क्लास देख रहे हैं वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है जी, हाँ चलो। अब यार कुछ और छोटे छोटे सवाल हैं, देखो यार उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। छोटे छोटे तो क्या ही बोलूँ मैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है एक्चुअल में तो। हाँ, ये भी आपको होमवर्क में ही करना है। ठीक, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए पूछ रहा है, व्हाट एंगल बोट शैल मूव विद द स्ट्रीम टू हैव मिनिमम ड्रिफ्ट। देखो यार VBR कम है और रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है, तो निकाल सकते हो आप लोग। मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, सारी चीजें आपको 2 स्लाइड पहले मिल जाएंगी। एक भी ऐसा सवाल अब आपके जेईई मेन में नहीं आएगा जो हमने इस स्लाइड में नहीं किया रिवर बोट से, तो ठीक है। अब थोड़े सवाल हैं बेटा जो रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड हैं। अगर 2 प्रोजेक्टाइल है उनको हम लॉन्च करें और उनको हम ऑब्जर्व करें तो एक्चुअल में हाउ विल दे लुक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात सभी लोगों को? सवाल से ही समझ में आएगी ये बात भी। 2 प्रोजेक्टाइल हमें दिए हुए, अच्छा सवाल है जी, एडवांस लेवल पे आ गए हम लोग। पार्टिकल ए, ये ए है, इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एट द सेम टाइम अ सेकेंड पार्टिकल बी, उधर बी है, is projected in opposite direction with initial velocity 50 meter per second from a point at distance 100 meter from A। ठीक है, if the particle collide in air, ठीक, find the angle of projection alpha of the particle B, और time find करना है when the collision take place, और distance भी find करनी है P point की from A where the collision occurs। तो क्या हो रहा है भाई, यहां से और यहां से हमने 2 पार्टिकल्स को फेंक दिया ऐसे, ठीक है, ठीक है, वो ऐसे गए, कहीं टकराए, जहां टकराए ए से उस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल दूरी निकालनी है, ये जहां टकराए, कितना टाइम लगा ये भी निकालना है, और ये एंगल अल्फा भी निकालना है, ऐसा कुछ है ना, हाँ बस ठीक है।
टकराने के लिए एंगल कितना होना चाहिए अल्फा, ये निकालना है, टाइम निकालना और ए से उस पॉइंट की दूरी निकालनी है। ठीक है, चलिए जी निकालते हैं। 100 मीटर दूरी पर है, 30 अल्फा 60 50 है। चलो जी, मेरी बात को अब थोड़ा सा सीरियसली लेना, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान नहीं होते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इनको आसान बना रहा हूं मैं। और जब कोई डिफिकल्ट चीज आसान बनती है तो बेटा आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि वो सही में मतलब थोड़ा हार्ड वर्किंग एफर्ट मांगती है वो चीज। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक की बात? चलिए जी, तो यहाँ तक की बात तो आप लोगों को ढंग से समझ में आई गई होगी। अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा ये माइक ने थोड़ा सा परेशान किया आज मुझे, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, एक बंदा उधर से फेंक रहा है एक बॉल को 30 डिग्री के एंगल पे, स्पीड दे रखी है, मैं इधर से अल्फा पे फेंक रहा हूं, मेरे को भी स्पीड दे रखी है। अब इस अल्फा की कुछ सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये दोनों हिट करें, क्योंकि अगर उसने 30 पे फेंका है तो इसका पार्ट तो ऐसा होगा, अगर मैंने बहुत ज्यादा एंगल पे फेंक दिया तो ये ऊपर चली जाएगी, मतलब ये तो सीधी सीधी ऐसे आ जाएगी, ये इसको पार करके चली जाएगी। जरूरी थोड़ी हर एंगल के लिए भिड़े, तो इस एंगल की कुछ सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। वही वैल्यू निकालने के एंगल कितना होना चाहिए कि दोनों टकराएं मिड एयर। अभी आसान तो सवाल नहीं है, लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है। कैसे आसान बनाया जा सकता है, सुनना ध्यान से यार। अगर मैं, चलो मान लो इसको रोक दूं, मतलब मैं इसको रेस्ट पे ले आऊं, तो इसके सारे पैरामीटर्स इसको मिल जाएंगे। सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। अरे भाई, इन दोनों की मोशन को ऑब्जर्व कर पाना तो बहुत मुश्किल है, मिड एयर में कहां टकराएंगे, बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा, और हम वो करने भी नहीं वाले। हम तो इसका क्रैक मिला हुआ है, हम तो वो क्रैक यूज करने वाले। क्या कि अगर ये इससे टकरा रहा है, ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको रोक लूं। क्या कर लूं? रोक लूं, यानी कि इसको रेस्ट पे ले आऊं, इसके सारा पैरामीटर्स इसको दे दूं। जब ये रेस्ट पे आ जाएगा तो मुझे पता ही चल जाएगा कि सिर्फ इसको इससे टकराना है, और इसको इससे टकराना है तो इसको इसी लाइन के अलॉन्ग मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसी लाइन पे रखा हुआ है। तो 100 मीटर की दूरी चलवा के टकरवा देंगे। कितना आसान हो जाएगा, समझे क्या कह रहा हूं? सुनो दोबारा। इसको सबसे पहले रेस्ट पे लेके आओ, इसको सबसे पहले रेस्ट पे लेके आओ, ठीक है। अरे दोनों की टक्कर करवानी है बस, और उसके लिए फंडे यूज कर रहे हैं। अब इसको अगर रेस्ट पे लेके आ रहा हूं, इसकी इस लाइन से अल्फा एंगल ऊपर है वेलोसिटी, तो अपोजिट डायरेक्शन कर दो। कर दिया अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इस लाइन से अल्फा हो गई अब, और इसको दे दो, ठीक है। यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो इसको मिल गई, और ये एंगल होगा अल्फा। अरे भाई, अगर ये अल्फा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो भैया ये भी तो अल्फा ही होगा। इधर वाला एंगल देख लो ध्यान से, अपोजिट वेलोसिटी, मतलब सारे पैरामीटर्स इसके उल्टे करके इसको देने हैं। ये ऐसे थी वेलोसिटी, तो ऐसे हो जाएगी, लगा दो भैया ऐसे। अब ये एंगल तो आपको पता ही अल्फा ही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैथ्स थी ना। अच्छा, अब ये बेटा सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन नहीं है, इनके पास एक्सेलरेशन भी है। पहले वाले पार्टिकल पे भी एक्सेलरेशन है नीचे, इस ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं भैया एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो है जी नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो है जी नीचे की तरफ। सुनना ध्यान से भैया, ये ए है ये, ठीक है। इसका खुद का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ कितना, जी, ये ए है। अब मुझे इसका एक्सेलरेशन इसको देना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसके सारे पैरामीटर्स इसको दे रहा हूं मैं। इसका खुद का एक्सेलरेशन कितना है, नीचे है जी। अरे जब ये प्रोजेक्टाइल मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन जी होगा ना। अरे यार, दोनों प्रोजेक्टाइल पे एक्सेलरेशन कहां होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन कहां है, नीचे की तरफ है जी, उसका भी नीचे की तरफ ही है जी। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है, उसे उल्टा करके इसको दे दो, दे दिया, तो ये जी ऊपर की तरफ। ये क्या है, ये बी का एक्सेलरेशन है जो मैंने इसको दिया है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी ऊपर जी नीचे 0। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0।
यानी कि एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल की मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन है, क्योंकि दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम है और सेम ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है दोनों पे। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का जो एक्सेलरेशन वो जीरो हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक, तो भैया एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल की मोशन एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल की मोशन जो होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। चलो अब भैया ये तो रेस्ट पे आ गया, हमें बोला हुआ है कि हमको ये दोनों टक्कर कर रहे हैं, तो ये तो रेस्ट पे है। अगर इस भाई को इस पे टक्कर मारनी है तो इसी लाइन के अलोंग मूव करना चाहिए क्या इसको? ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि इस लाइन के परपेंडिकुलर, क्या बेटा, इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट जीरो होने चाहिए। इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट जीरो होने चाहिए, क्योंकि अगर इस पार्टिकल को इस पे हिट करना है तो इसी लाइन के अलोंग मूव करना पड़ेगा। इस लाइन के अलोंग चलेगा थोड़ी ना हिट कर जाएगा इस लाइन, क्योंकि ये बेटा अब स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाला है। क्योंकि समझ रहे हो ना क्या कहानी है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, क्लियर। चलो तो भैया जो पार्टिकल है इसकी वैल्यू, ये वैल्यू कितने, 50 मीटर पर सेकंड है ना, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लाल पीला हो गया पूरा डायग्राम, ये 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने क्या किया, कंपोनेंट लिए यार। पहला जो कंपोनेंट आया वो आया इधर की तरफ, कितना आया इसका, 60 का 60 cos 30। ठीक है, इसका आया 50 cos अल्फा। ठीक है, इधर कंपोनेंट आया इसका 60 sin 30 और इधर कंपोनेंट आया 50 sin अल्फा। ठीक है, अब ये दोनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए, यानी कि 60 sin 30 मस्ट बी इक्वल्स टू 50 sin अल्फा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये बड़ा हुआ इससे, सुनना ध्यान से, ये बड़ा हुआ इससे तो रिजल्टेंट इधर आएगा। तो दोनों ही वेलोसिटीज का, इसके पास दो वेलोसिटी है के पास, अब एक 60 मीटर पर सेकंड है, एक 50 मीटर पर सेकंड है, ये 30 डिग्री पे अल्फा डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट ना इसी लाइन के अलोंग आना चाहिए, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो होने चाहिए या उनका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर इनका दोनों का एक एक्स डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट लिया, अगर ये वाला वेक्टर ज्यादा होगा इससे तो रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आएगा। एक तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है, एक वाई आ जाएगा नेट वेलोसिटीज का, तो कहीं बीच में आएगी वेलोसिटी, तो इधर टकरा तो पाएगा नहीं है। अगर ये ज्यादा हुआ इससे तो नीचे आ जाएगा रिजल्टेंट। इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। सुनना और बात को थोड़ा गहराई से भाई, 60 मीटर पर सेकंड स्पीड थी 30 डिग्री पे, 50 मीटर पर सेकंड थी नीचे अल्फा डिग्री पे। ठीक है, अब मुझे पता चल गया ये तो रेस्ट पे, अगर इससे टकराना इस पार्टिकल को तो बात आएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इस पार्टिकल को ऐसे चलना पड़ेगा। अब अगर ये पार्टिकल ऐसे चलेगा, सुन लो ध्यान से, अगर ये पार्टिकल ऐसे चलेगा तो इसकी वेलोसिटी इसी लाइन के अलोंग होनी चाहिए और बाकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो होने चाहिए। तो कर दिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो, है ना, कर दिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो। यहां से हमारे पास में आ जाएगा, जीरो से जीरो गया भाई, ये हो गया 1/2, तो आएगा 3/5 बराबर साइन अल्फा, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। कितने आगे बेटा अल्फा की वैल्यू, देखो कितना आसान है, एक लाइन में हुआ है सवाल, देख लो भाई कितना आसान है, एक लाइन में हुआ है सवाल। अल्फा की वैल्यू है 37 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब हमें पूछा गया है कि कितने टाइम में टकराएंगे। इस पार्टिकल से इस पार्टिकल को टकराने के लिए कितनी दूरी चलनी है, 100 मीटर। कितनी स्पीड से चलनी, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, और वो स्पीड कितनी है, 60 cos 30 प्लस 50 cos अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकाल लिए, यहां से टाइम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। जैसे मान लो कि टाइम आ गया यार अपने पास में 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में कितनी दूरी चल लिया होगा ये पार्टिकल, तो एक की स्पीड लिख दो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। मतलब इसे कितनी दूरी पे टकराएंगे ये पूछा हुआ है, तो जो भी टाइम आ रहा है उसमें देख लेना कितनी दूरी पे टकरा रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है एकदम। चलो
तो ये कहानी थी हमारी रिलेटिव मोशन इन प्लेन की, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल की। एक और छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, इसी के बेस पे आपको बस ट्राई करना है बेटा। एक्चुअल में अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे, 2 लेक्चर, होपफुली एक लेक्चर में सारे क्वेश्चन हो जाए, अगर कुछ बचते हैं तो अगले में करेंगे हम, ठीक है। रिलेटिव मोशन के और मोशन के नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो तो प्रॉब्लम्स ऑन रिलेटिव मोशन का ही होगा। उसमें पूरी रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम होंगी जो इस इस लेक्चर में हमने डिस्कस की है। आपको होमवर्क में जो दी है उन प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा नेक्स्ट लेक्चर में, काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 9। और लेक्चर नंबर 10 जो होगा जनरल लेक्चर होगा, जिसमें सारी तोड़ प्रॉब्लम्स अपनी मोशन की होंगी। बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम, पूरी जेईई मेन और जेईई एडवांस वाली, ठीक है। तो वी हैव वन मोर क्वेश्चन। आपको ये दोनों टावर के बीच की दूरी बतानी है, क्वेश्चन पढ़ लेना सभी लोग, ठीक है। ये चैलेंज है आप लोगों के लिए एंड दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। तो प्लीज इसे जरूर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, है ना। और अगर नहीं भी कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर L9 का वेट करना, जो कि हमारा होपफुली फ्राइडे को आएगा, और उस दिन हम जरूर चर्चा करेंगे इन सभी क्वेश्चंस की। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेन और जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन रिलेटिव मोशंस प्रॉब्लम डिस्कशन। रिलेटिव मोशन की सारी प्रॉब्लम्स का हमें डिस्कशन करना, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमें काइनेमैटिक्स की ऑल एंड ऑल जितनी भी प्रॉब्लम बनती है उन सब का डिस्कशन करना है, ठीक। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।